आइए आज आर्मेनिया की गहराइयों में उतरते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो आर्मेनिया इतिहास, संस्कृति और भूगोल पर आधारित है। हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों के जरिए आर्मेनिया की कहानी को समझें, उसके अहम पहलुओं को महसूस करें। तो शुरू कहाँ से करें? आर्मेनिया कॉकेशस के पहाड़ों में बसा हुआ, चारों तरफ से जमीन से घिरा देश है ये। पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान। राजधानी येरेवान। मतलब नक्शे पर ही इसकी लोकेशन काफी अहम लगती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। ये दुनिया की, आप कह सकते हैं, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हजारों साल की पहचान है इसकी। और जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि कैसे इसके भूगोल ने, मतलब ये ऊंचे पहाड़, ये घाटियां और इसका लैंडलॉक्ड होना, इसने न सिर्फ इसके इतिहास को शक्ल दी है, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ इसके जो पेचीदा रिश्ते हैं उनको भी तय किया है। हाँ, और जो पहली चीज इन दस्तावेजों से निकल कर आती है वो है इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास। और ये तथ्य कि 301 ईस्वी में, मतलब चौथी सदी की शुरुआत में ही, ये दुनिया का पहला राष्ट्र बना जिसने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के तौर पर अपना लिया। ये तो कमाल है, रोम से भी पहले। एग्जैक्टली। इसका क्या सारा होगा उस समय। हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आर्मेनियाई पहचान की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। यहाँ का जो मुख्य चर्च है, आर्मेनियन अपोस्टोलिक चर्च, वो दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय चर्चों में गिना जाता है। अच्छा। जरा सोचिए, उस दौर में जब आसपास बड़े बड़े साम्राज्य थे, फारसी साम्राज्य, बाद में इस्लामी ताकतें, ईसाई धर्म अपनाने ने आर्मेनिया को एक बिल्कुल अलग, एक विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान दी। अच्छा। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये उनकी अलग पहचान का प्रतीक बन गया। एक ऐसी चीज जो उन्हें एकजुट रखती थी, खासकर मुश्किल वक्त में। कुछ परंपराएं तो इसे सीधे ईसा मसीह के 2 शिष्यों से जोड़ती हैं। सामग्री ये भी बताती है कि ये इलाका सदियों तक बड़े बड़े ताकतवर साम्राज्यों के बीच रहा। रोमन, बाइजेंटाइन, फारसी, अरब, मंगोल, फिर ऑटोमन और रूसी साम्राज्य, एक के बाद एक। इतने सारे बाहरी प्रभाव, इतने शासनों के नीचे अपनी अलग पहचान बनाए रखना तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। यही तो आर्मेनिया की कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है, उसका लचीलापन, उसकी रेजिलियंस। इन तमाम उथल-पुथल और विदेशी हुकूमतों के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा, अपनी जो अनूठी लिपि है और अपने चर्च के जरिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को, आप कह सकते हैं, जिंदा रखा। ये उनकी जबरदस्त सांस्कृतिक दृढ़ता का सबूत है। हाँ, ये सच है कि हर साम्राज्य ने अपनी छाप जरूर छोड़ी, वास्तुकला में दिखेगी, प्रशासन में, खान पान में भी, लेकिन आर्मेनियाई संस्कृति का जो मूल तत्व था वो बना रहा। आसान सफर नहीं था ये, यकीनन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। और अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो दस्तावेज एक बहुत ही दुखद अध्याय का जिक्र करते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के समय हुआ आर्मेनियन नरसंहार। सामग्री इसे विश्व इतिहास का काला अध्याय कहती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद दर्दनाक और संवेदनशील विषय है। और ये समझना जरूरी है कि इस त्रासदी का, इस हादसे का आधुनिक आर्मेनियाई मानस पर कितना गहरा और स्थायी असर पड़ा है। इसने न सिर्फ लाखों जानें ली और लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया, बल्कि इसी वजह से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा आर्मेनियाई डायस्पोरा बना। मतलब वो समुदाय जो अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि से बाहर बस गए। हाँ, डायस्पोरा। ये घटना उनकी सामूहिक याददाश्त का, उनकी पहचान का और उनकी राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। स्रोत भी इस पर जोर देते हैं। और फिर कई दशकों तक सोवियत संघ का हिस्सा रहने के बाद 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो आर्मेनिया को स्वतंत्रता मिली। ये यकीनन एक नए दौर की शुरुआत थी, अपनी किस्मत फिर से अपने हाथों में लेने का मौका। निसंदेह सोवियत संघ का हिस्सा होने के अपने तजुर्बे थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। औद्योगिकरण हुआ, शिक्षा फैली, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर कुछ पाबंदियां भी थीं। स्वतंत्रता ने आर्मेनिया को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर फिर से स्थापित किया, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी आईं, खासकर पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष, जिसका जिक्र शायद आगे आएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वापस भूगोल पर आते हैं। सामग्री कहती है कि ये देश पहाड़ों और पठारों से भरा है। ज्वालामुखी चोटियां हैं, गहरी घाटियां हैं और खूबसूरत झीलें भी, जिसमें लेक 7 का नाम सबसे पहले आता है। तस्वीरों में तो ये झील वाकई कमाल की दिखती है। लेक 7 सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये कॉकेशस क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। और आर्मेनिया के लिए तो ये जीवन रेखा जैसी है। पानी का स्रोत है,
मछली पालन होता है, पर्यटन है और मौसम पर भी इसका असर पड़ता है। तो इसका इकोलॉजिकल और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। और जैसा आपने कहा, ये पहाड़ी भूगोल और ये इलाका टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव वाले जोन में है, तो यहाँ भूकंप भी आते रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। 1988 का स्पितक भूकंप बहुत विनाशकारी था, एक दुखद उदाहरण है उसका। ये यहाँ के जीवन की एक कठोर सच्चाई है जिसके साथ लोगों ने जीना सीख लिया है। सही है। अब जरा संस्कृति की तरफ चलें। दस्तावेज यहाँ के संगीत, नृत्य, वास्तुकला, पारंपरिक त्योहारों, इन सब के गहरे रंगों का जिक्र करते हैं। और एक बहुत खास चीज है खाचकार, पत्थर पर उकेरे गए क्रॉस। इन्हें आर्मीनियाई पहचान का प्रतीक बताया गया है। ये क्या होते हैं खाचकार, और इतने खास क्यों हैं? खाचकार, अरे हाँ, ये वाकई में आर्मीनियाई कला और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही अनूठा संगम है। ये सिर्फ साधारण क्रॉस नहीं है, ये पत्थर के बड़े बड़े स्लाब होते हैं जिन पर एक क्रॉस तो होता ही है, साथ में बेहद जटिल, बहुत महीन नक्काशी होती है, ज्यामितीय डिजाइन होते हैं, बेल बूटे होते हैं, कभी कभी संतों या बाइबल के दृश्य भी होते हैं। अच्छा। हर खाचकार अपने आप में अलग होता है, यूनिक, उसकी अपनी कहानी, अपना डिजाइन, और ये 9वीं सदी से लेकर आज तक बनाए जा रहे हैं। जैसा स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये मध्ययुगीन आर्मेनिया के इतिहास, कला, उनके विश्वास और यहाँ तक कि दान देने वालों के नाम दर्ज करने वाले दस्तावेज भी हैं। सड़क किनारे मिल जाएंगे, मठों में, कब्रिस्तानों में, हर जगह। क्या बात है। इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि यूनेस्को ने भी इन्हें मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। वाकई ये तो जैसे पत्थर में लिखी हुई कविता जैसा लग रहा है। अच्छा, भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा आर्मेनियाई है, और सबसे दिलचस्प बात, इनकी अपनी लिपि है। ये बात मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगती है जब किसी संस्कृति की अपनी लिपि होती है। जनसंख्या करीब 30 लाख बताई गई है। देखिए, अपनी लिपि होना किसी भी संस्कृति के लिए एक तरह से स्वायत्तता और गौरव का प्रतीक है। आर्मेनियाई लिपि, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी में संत मेस्त्रोप मेस्टोट्स ने बनाया था, वो एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ। इसने बाइबल और दूसरे धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद मुमकिन बनाया, जिससे ईसाई धर्म और मजबूत हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा, इसने आर्मेनियाई भाषा, साहित्य और इतिहास को सदियों के विदेशी शासन और सांस्कृतिक दबावों के बीच बचाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये लिपि आज भी इस्तेमाल होती है और उनकी पहचान का एक मजबूत स्तंभ है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्रोत कृषि, खनन, खासकर तांबा और मॉलिब्डेनम का जिक्र करते हैं, और हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर को प्रमुख क्षेत्र बताते हैं। आईटी सेक्टर का उभरना काफी दिलचस्प लग रहा है, खासकर ऐसे पहाड़ी देश में। हाँ, ये बात सही है। आर्मेनिया ने आईटी सेक्टर में वाकई प्रभावशाली तरक्की की है। इसे कभी कभी कॉकेसस की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसमें शायद सोवियत काल की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की नींव थी, उसका भी योगदान है, और साथ ही यहाँ की प्रतिभाशाली युवा आबादी का भी। अच्छा। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्रोत भी बताते हैं, वो है रेमिटेंस, यानी जो प्रवासी आर्मेनियाई लोग हैं वो जो पैसा भेजते हैं। हाँ, रेमिटेंस। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, आर्मेनियन नरसंहार और बाद के आर्थिक कारणों से दुनिया भर में एक बहुत बड़ा आर्मेनियाई डायस्पोरा बस गया है। ये लोग अपने वतन से गहरे जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा भेजी गई जो आर्थिक मदद है वो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में, खासकर सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये सिर्फ पैसा भेजना नहीं है, ये एक तरह का जुड़ाव है, कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, पर्यटन की बात हमेशा ही रोमांचक होती है। सामग्री कुछ खास जगहों का जिक्र करती है। गार्नी टेम्पल, जो देश में एकमात्र बची हुई पूर्व ईसाई मतलब हेलेनिस्टिक काल की संरचना है। फिर गैगहार्ड मठ, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। वाह। हाँ, वो अद्भुत है। और माउंट अरारात, बाइबल में नोआ के जहाज से जुड़ा पौराणिक पर्वत। हालांकि अब वो तुर्की में है, लेकिन आर्मेनिया के राष्ट्रीय प्रतीक पर है और उनके लिए बहुत भावनात्मक महत्व रखता है ना? बिल्कुल, अरारात का बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। और एक है तातेव मठ, जहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार विंग्स ऑफ तातेव चलती है। ये तो सुनने में ही एडवेंचरस लग रहा है। हाँ, ये जगह सिर्फ देखने लायक नज़ारे नहीं है, ये आर्मेनिया के इतिहास की अलग अलग परतें खोलती हैं। जैसे गानी टेम्पल हमें उस दौर में ले जाता है जब आर्मेनिया ईसाई नहीं बना था या यूनानी रोमन प्रभाव था। हाँ, हेलेनिस्टिक। हाँ, बिल्कुल। और गेगार्ड और तातेव जैसे मठ, जो अक्सर मुश्किल जगहों पर
पहाड़ों में छिपे हुए बने हैं। वो सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, ये मध्य युग में शिक्षा के, पांडुलिपि लिखने के और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। यहीं पर आर्मेनियाई पहचान को सहेज कर रखा गया। माउंट अरारत भले ही आज सीमा के उस पार है, हर आर्मेनियाई के दिल में बसा है। उनकी राष्ट्रीय पहचान और एक तरह से खोए हुए क्षेत्रों का प्रतीक है। और तातेफ की वो केबल कार, वो आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल है जो इस प्राचीन धरोहर तक पहुंचना आसान बनाती है और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। और अगर इतना घूमने फिरने के बाद भूख लग जाए तो उसके लिए भी दस्तावेजों में जिक्र है, खोरोवत्स, जो शायद भुना हुआ मांस या कबाब जैसा होता होगा। हाँ, एक तरह का बारबेक्यू है। लवाश, पतली मुलायम रोटी जिसे यूनेस्को ने भी सांस्कृतिक विरासत माना है। और डोलमा, अंगूर के पत्तों या सब्जियों में भरावन भरकर पकाया गया व्यंजन। अरे वाह, सुनने में ही मजेदार लग रहा है। हाँ, आर्मेनियाई खानपान अपनी सादगी, ताजगी और पारंपरिक स्वाद के लिए जाना जाता है। लवाश तो सिर्फ एक रोटी नहीं, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। पारंपरिक तंदूर, जिसे तोनीर कहते हैं, उसमें पकाया जाता है। और उसे बनाने और बांटने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक रिश्तों को दर्शाती है। इसीलिए यूनेस्को ने भी इसे महत्व दिया। अच्छा। खोरोवत्स यहाँ दावतों और उत्सवों का जरूरी हिस्सा है और अक्सर पुरुष इसे बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और डोलमा भी कई तरह के होते हैं। ये व्यंजन पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी का अहम हिस्सा है। बहुत बढ़िया। आखिर में थोड़ी बात राजनीति और विदेश नीति की भी कर लें। सामग्री बताती है कि आर्मेनिया और उसके पड़ोसी अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर एक लंबा और कहना चाहिए दर्दनाक संघर्ष चला आ रहा है। हाँ, ये इस क्षेत्र का एक बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। नागोर्नो कराबाख एक ऐसा इलाका है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहाँ मुख्य रूप से जातीय आर्मेनियाई लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर रखी थी। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। इस पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच कई दशकों से तनाव रहा है और कई बार भीषण युद्ध भी हुए हैं जिनमें हजारों जानें गईं और लाखों लोग विस्थापित हुए। हाल के वर्षों में स्थिति और भी गंभीर हुई है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि इस मुश्किल पड़ोस में आर्मेनिया अपने हितों की रक्षा के लिए एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। पारंपरिक रूप से रूस उसका मुख्य सुरक्षा सहयोगी रहा है। ईरान के साथ भी उसके अच्छे व्यावहारिक संबंध हैं और पश्चिम, खासकर यूरोप और अमेरिका के साथ भी वो रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक छोटे, जमीन से घिरे हुए देश के लिए एक जरूरी भू राजनीतिक मजबूरी भी है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन दस्तावेजों से मिली जानकारी के धागों को एक साथ पिरोएं तो आर्मेनिया की एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसी जमीन जिसकी कहानी, उसके प्राचीन इतिहास, दुनिया का पहला ईसाई राष्ट्र बनने की गहरी धार्मिक जड़ों, सदियों तक साम्राज्यों के बीच टिके रहने की जिद, 20वीं सदी की ट्रेजेडी और संघर्ष और आज की भू राजनीतिक सच्चाइयों से बुनी हुई है। बिल्कुल। ये पहाड़ों, प्राचीन मठों, उन अनोखे खाचकारों, अपनी खास लिपि और एक बहुत ही जीवंत संस्कृति वाला देश है जिसने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी पहचान को, अपनी आत्मा को बचाए रखा है। बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया आपने। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि आर्मेनिया सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये एक जीती जागती सभ्यता है जिसकी जड़ें समय में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इसका इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और नुकसान का नहीं है, बल्कि कला का, साहित्य का, वास्तुकला, संगीत और अटूट आस्था का भी इतिहास है। लचीलापन, रेजिलियंस शायद इसकी कहानी का सबसे अहम शब्द है। और यहाँ एक आखिरी विचार है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। सोचने के लिए एक बात, कोई देश, खासकर इतना प्राचीन और अपनी विरासत के प्रति इतना सजग, आज की इस तेज रफ्तार बदलती दुनिया की जटिलताओं के बीच, मतलब वैश्वीकरण है, तकनीकी चुनौतियां हैं, लगातार बने रहने वाले क्षेत्रीय संघर्ष हैं, बाहरी दबाव हैं, इन सब के बीच अपनी विशिष्ट पहचान और अपनी गहरी जड़ों को कैसे संतुलित करता है। आर्मेनिया का अनुभव, उसकी सफलताएं और उसकी चुनौतियां हमें इस बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए।